हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से जो है हमारे आज के सेशन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में जाने से पहले, ठीक है, आपको बताना चाहूंगा कि जब बाकी सारे लोग, ठीक है, आराम कर रहे हैं, बाकी सारे लोग जब जो है फ्रेंड्स ये इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, उस समय हम लोग पढ़ाई करेंगे। उस समय में आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप लोग एक्चुअल में आगे बढ़ते जा रहे हो, ये चीज ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, ये एकमात्र तरीका है, ठीक है, अपने आप को सफल बनाने का। अगर कोई व्यक्ति इस चीज को समझ गया तो वो जिंदगी में खुश रहेगा, और अगर वो चीज, जो व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ पाया, वो हमेशा पीछे रह जाएगा। और ये चीज जो है ना, इस चीज का पूरा अंतर मन से एहसास तब होता है जब रिजल्ट आता है, उस समय में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा फ्रेंड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा साल भर इंपॉर्टेंट रहने वाला है डिफरेंट एग्जाम के अंदर में। आप लोग देख लीजिएगा कि मैक्सिमम एग्जाम के अंदर में आप लोग जो है, ठीक है, आपको ये काम आएगा। क्वेश्चंस जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होने वाला है। आपका निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी 2025 के खेल रत्न पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो किसको नहीं दिया गया ये बताना था आप लोगों ने। तो 4 खिलाड़ियों को दिया गया 2025 के अंदर में, अभी अभी घोषणा हुई है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पीवी सिंधु जो है इनको सम्मानित नहीं किया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाकी किनको किनको सम्मानित किया गया है, देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों का टीचिंग परीक्षा के कम्युनिटी पोर्शन के अंदर में हम लोगों ने डाला भी था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2025 के लिए जो है खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। ठीक है, 4 लोग हैं उसके अंदर में। ठीक है, एक है गुकेश डी, शतरंज के खिलाड़ी, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, अभी इनका नाम भी बहुत ज्यादा चर्चा में था। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी है। ठीक है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है, और मनु भाकर जो निशानेबाज है। ठीक है, इन्होंने 2 मेडल्स भी जीते थे हमारे ओलंपिक के अंदर में हमारे भारत के लिए। ठीक है, तो 17 जनवरी को जो है फ्रेंड्स एक कार्यक्रम होने वाला है राष्ट्रपति भवन में, जहां पर में इनको जो है मेडल्स दिए जाएंगे, खेल रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। तो कौन है? गुकेश डी, शतरंज से रिलेटेड है। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह, जिनको हाल ही में खेल रत्न दिया गया, कौन से खेल से रिलेटेड है? हॉकी से। ठीक है, प्रवीण कुमार, जिनको हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन सा खेल खेलते हैं? पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, और मनु भाकर, जिनको हाल ही में खेल रत्न से सम्मानित किया गया, कौन से खेल से रिलेटेड है? निशानेबाजी से। तो ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों के बन सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये प्लीज ये याद रखिएगा आप लोग। तो पीवी सिंधु नहीं है। गुकेश डी कौन से खेल से रिलेटेड है आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए मुझे। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह कौन से खेल से रिलेटेड है, और प्रवीण कुमार कौन से खेल से रिलेटेड है? एक बार कोशिश तो करो। ठीक है, एक बार कोशिश तो करो आप सभी के सभी। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या बात है फ्रेंड्स, पहले ही क्वेश्चन के अंदर में 1500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ठीक है, और कंटिन्यूअसली जो है आप लोग आंसर्स कर रहे हो, ये होती है पावर। ठीक है, आप लोगों का पावर है ये, कि आप लोग कितना बढ़िया तरीके से पढ़ना चाह रहे हो आप लोग। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ये बताना है आप सभी लोगों ने। चलिए, 961 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल केवल 3 मिनट के अंदर में। 3 मिनट के अंदर में आप लोगों ने जो है यहां पर में 1044 लाइक्स हो चुके हैं 3 मिनट 16 सेकंड के अंदर। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं बात करूं निम्नलिखित में से कौन सा वाला युग्म सही है, और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज रात 9:30 बजे पेड क्लास में आप लोगों की बिहार जीके की भी क्लास है। ठीक है, पेड क्लास में, तो जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों की पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को ये सारी चीजें जो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट पढ़ाने वाला हूँ आज, ठीक है, कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में कौन कौन सी चीजें फेमस है, ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम के अंदर में। तो लीची जो है ये मुजफ्फरपुर का है। ठीक है, स्वीट सिटी भी कहा जाता है मुजफ्फरपुर को, आपको पता है। बनाना जो है फ्रेंड्स वैशाली में फेमस है। ठीक है, और मखाना जो है ये मधुबनी का फेमस है, मखाना। ओके, तो ये तीनों के तीनों सही है आपके। कौन सा वाला सही है जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। प्लीज एटलीस्ट ये तीनों के तीनों लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन ऐसा बना दीजिए, ठीक है, जिसके अंदर में ये तीनों हम ले ले और जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में दे दे हम लोग इनको। ठीक है, बिना ऑप्शन के, बच्चे ऑप्शन वहां पर में लगाएंगे इसको। ओके, चलिए, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है इस प्रकार से भी। मैं आप लोगों को आज रात में जो 9:30 बजे पेड क्लास होने वाली है आप लोगों की, उसके अंदर मैं सारा करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अब तक ज्वाइन नहीं हुए टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में, आज हो जाइएगा, क्योंकि आज आप लोगों को बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें सीखने के लिए मिलने वाली है, हर एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो है क्वेश्चन के साथ में। नाउ फ्रेंड देखिए, टीआरई 2.0 का पीआरटी का क्वेश्चन है आप लोगों का। ब्रेल लिपि डे, वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे कब मनाया जाता है? जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग, वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मनाया जाता है 4 जनवरी को। इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के अंदर में कितने डॉट्स होते हैं जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग कमेंट करके। ठीक है,
कितने डॉट्स होते हैं, और कितनी रोज होती है, कितने कॉलम्स होते हैं, रो कितनी होती है, कॉलम्स कितने होते हैं उसके अंदर में, ये भी बताइएगा आप सभी के सभी। ठीक है, रो मतलब आड़ी, ठीक है, कॉलम मतलब खड़े में। ठीक है, तो 2 कॉलम्स होते हैं उसके अंदर में और 3 रोज होती है, ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, तो 6 डॉट्स होते हैं जिसके अंदर में इस तरीके से 3 रोज होंगी और कॉलम 2 होंगे। ठीक है, ये अगर पूरे के पूरे बनाना रहा तो इस तरीके से बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया फ्रेंड्स। वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे जो है आप लोगों को बनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है ये लुई ब्रेल का हैप्पी वाला बर्थडे होता है। ठीक है, लुई ब्रेल जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ठीक है सर, बैच लेनी है आसिफ नवाज जी, नीचे में आप जो है नीचे में जो नंबर है चल रहा है ना उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टीम आपकी मदद कर देंगे, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर चले जाइए, डायरेक्टली आप वहां से एनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, नाउ फ्रेंड्स आप लोगों का नया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी के सभी लोग। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अगर मैं कह रहा हूं आप लोगों से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, जल्दी बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कन्याकुमारी के अंदर में हाल ही में कांच का एक पुल बनाया गया है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये इस प्रकार का एक पुल है, ये किसको किसको जोड़ता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखोगे कि ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के अंदर में, और एक है आप लोगों का यहाँ पर में, ठीक है, थिरुवेल्लालूर की स्टैचू। अब ये आप लोगों का थिरुवेल्लुवर जो है ये कौन थे, इनको थिरुवेल्लुवर के अलावा वेल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है, वेल्लुवर। ठीक है, ये एक्चुअल में एक तमिल जो है पोएट हुए हैं। ठीक है, एक समय के एंशियंट समय के, कब हुए थे ये भी नहीं पता अभी तो। ठीक है, किसी को कि कौन सा समय था उस समय में हुए थे ये। ठीक है, लेकिन ये हुए थे। ठीक है, बहुत ज्यादा जानकारी इनके बारे में अवेलेबल नहीं है। जब मुझे आज भी याद है, ठीक है, बहुत समय पहले जब करुणा निधि मुख्यमंत्री हुआ करते थे तमिलनाडु के। ठीक है, उस समय में मैंने उस समय जब उन्होंने उसका अनावरण किया था, उस समय भी मुझे याद है कि उन्होंने इनकी स्टैचू का, करुणा निधि ने उनकी, एम के स्टालिन जो अभी मुख्यमंत्री है ना तमिलनाडु के, उनके पप्पा थे एम करुणानिधि। ठीक है, डीएम के पार्टी के वो थे वो, तो उन्होंने वेल्लुवर की स्टैचू का अनावरण किया था आज से करीब आई थिंक 20-25 साल पहले। ठीक है, तो वेल्लुवर स्टैचू जो है फ्रेंड, थिरुवेल्लुवर स्टैचू उनके और यहाँ पर में रॉक मेमोरियल के बीच में ये कांच का पुल बनाया गया है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये वेल्लुवर स्टैचू जो है आप लोगों का 41 मीटर ऊंचा है, 41 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 41 मीटर ऊंचा है। अगर मैं इसको फीट में गिनूं तो 133 फीट ये आ जाता है आप लोगों का। ठीक है, 133 फीट का। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो कभी अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए तो। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों का पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, पंबन ब्रिज भी यहीं पे है क्या सर? नहीं, पंबन ब्रिज भी वहीं पे आपका तमिलनाडु के अंदर में है, लेकिन वो यहाँ पर में नहीं, वो अलग जगह के ऊपर में आप लोगों का। ठीक है, पंबन नाम का एक द्वीप है एक्चुअली, एक छोटा सा वहां पर में आइलैंड है तमिलनाडु के नीचे में, उसको मुख्य भूमि, तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़ता है, और ये जो है 2 टापुओं को जोड़ता है। ओके, चलिए, तो आप लोगों से क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। और जितने भी लोग टीचिंग परीक्षा कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए जो है यही एक मौका है, सबसे बेस्ट समय है जब आप लोग पढ़कर अपनी जो है तैयारी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हो। ठीक है, जी, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड थिरुवल्लुवर स्टेचू। ठीक है, इसको वेल्लालुवर स्टैचू भी बोला जाता है, वो वेल्लालुवर करके एक संत हुए थे, पोएट थे वो, उनके नाम उनकी स्टैचू है ये। ठीक है, चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमारी जो है टीम के दिल बहुत बड़ा है, मैंने बोला था कि बिना ऑप्शन के भी बच्चे हमारे आंसर कर देंगे, उन्होंने ऑप्शन फिर भी लगा दिया आप लोगों के लिए।
ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। अच्छा हटा दिए उन्होंने, देखिए यहाँ पर मैं बताइए इसका आंसर क्या होगा, बिना ऑप्शन के लगाओ आप लोग। सर मेरा सिलेक्शन हो गया है क्लास 9-10 में आपकी वजह से। बिंदी कुमारी, बिंदी कुमारी जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई। और टीचिंग परीक्षा परिवार के हिस्सा हो आप, टीचिंग परीक्षा परिवार से पढ़कर आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसमें और ज्यादा खुशी हमको हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, लीची की बात करूं मैं अगर आप लोगों से, तो लीची जो है आपका मुजफ्फरपुर से है, ठीक है। बनाना की बात करेंगे तो वैशाली है, ठीक है। उसके बाद में मखाना जो है आपका मधुबनी से है, तो 3 की जोड़ी सी के साथ में BAC, ठीक है। BAC कितने लोगों ने लगाया है BAC? हाथ ऊपर कर देंगे एक बार BAC अगर आप लोगों ने लगाया है तो, हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। 10 मिनट के अंदर अंदर में फ्रेंड्स 2250 बच्चे यहाँ पर में लाइव है और 1400 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिए है। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, 2000 लाइक हम लोगों ने करना है, ठीक है। पियाजे चाचा बोल रहे सर 55% वाला। पियाजे चाचा जी अभी आप जाकर वहां पर में देख सकते हो चाचा, आपके लिए कितना जो है वो अभी अवेलेबल है, जो भी बेस्ट है, क्योंकि 1-2% के लिए आप अपनी पढ़ाई को 1-2 दिन डिले नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना आप, ठीक है। वाइज डिसीजन लेना सीखो, ठीक है, सही डिसीजन। चलिए, तो आपका 51% जो है अभी न्यू ईयर सेल्स का आपका चल रहा है अभी भी। तो आप सिलेक्शन के साथ में रैंक लाने की भी तैयारी अगर कर रहे हो तो कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि 3-4% की वजह से आपका जो है सिलेक्शन रह जाए और फिर बाद में सोचो कि काश उस समय में कर लिया होता जब सर बोल रहे थे, जब सब बाकी लोग पढ़ाई कर रहे थे। नाउ फ्रेंड, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? ठीक है, देखिए जैन धर्म के अनुसार, ठीक है, जैनिज्म के अनुसार टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, ये भी अपने आप में एक जो है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आपका। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स, 1561 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, 2000 के पास हम लोग पहुंचते जा रहे हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो जैनिज्म के अनुसार टोटल 24 तीर्थंकर हुए, टोटल कितने हुए 24। उनमें से पहले तीर्थंकर कौन थे ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो पहले नंबर के तीर्थंकर थे ऋषभ देव। इनको जो है फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है, आदिनाथ के नाम से भी जानते हो, आदिनाथ के नाम से भी। तो ऋषभ देव इज इक्वल टू आदिनाथ, ठीक है। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभ देव, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से या 24 जो है जिन्होंने अपने अपना योगदान दिया जैन धर्म के अंदर में, सबसे पहले थे ऋषभ देव। 24वें और आखिरी नंबर के 24th इक्वल टू लास्ट, इक्वल टू कौन थे? सबसे लास्ट वाले। तो ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, महावीर, वर्धमान महावीर जो है ये सबसे लास्ट वाले तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर, ठीक है। 24वें और लास्ट नंबर के तीर्थंकर वर्धमान महावीर। अच्छा, अब एक और चीज आप लोगों को एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं मैं कि अगर आप लोगों से एग्जाम के अंदर में आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी ना किसी एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना बनती है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ऋषभ देव या आदिनाथ का अगर सिंबल पूछा जाए आप लोगों से तो वो था बैल, ठीक है, बैल, ओके, ये इनका सिंबल था, ठीक है। बैल, या फिर जिसको बहुत ज्यादा हिंदी में अगर आप लोगों को बोलना है तो उसको वृषभ भी बोला जाता है, वृषभ, ठीक है। बैल को बहुत ज्यादा खतरनाक वाली हिंदी में वृषभ भी बोल देते हैं। और इनका जो था वो था लायन, सिंह, ठीक है, सिंह, लायन, ओके। इनका सिंबल मतलब हर 24 तीर्थंकर का कोई ना कोई सिंबल होता था, ठीक है। त्रिकालवर्ती महापुरुष नाम की एक पुस्तक हुई है जैनिज्म के अंदर में, उनके अनुसार जो भी तीर्थंकर हुए हैं उनके सीधे पैर के अंगूठे के अंदर में, ठीक है, एक निशान बना हुआ होता था, ओके। त्रिकालवर्ती महापुरुष नाम से एक पुस्तक थी जैनिज्म में, उसके अनुसार। तो जैसे ही जब मैंने आज से कई 100 साल पहले इसको पढ़ा था, ठीक है, ओके, तो उस समय सबसे पहले मैंने अपना अंगूठा ही चेक किया कि कहीं भाई मेरे पैर में तो नहीं है एक आध कोई निशान वगैरह। आप लोग भी अपना अपना अंगूठा चेक कर लेना, आपके अंदर में तो नहीं है करके कोई निशान, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपना अपना ही अंगूठा चेक किया था, ठीक है। चलिए, तो ऋषभ देव जो थे फ्रेंड्स ये पहले तीर्थंकर थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ देखिए बाकी सारे जितने भी है आपके उनके दिया गया है, ठीक है। एक मल्लीनाथ के बारे में भी एक जानकारी है, मल्लीनाथ मेल थे या फीमेल थे इनके बारे में अभी पता नहीं है, ठीक है, कि मेल थे या फीमेल थे, ठीक है। श्वेतांबर जो लोग हैं, ठीक है, जो दिगंबर लोग हैं उनका मानना है, दिगंबर लोगों का, कि सारे के सारे जो मेल जो थे वो सारे के सारे मेल हुए हैं, ठीक है, तीर्थंकर, तो ये मेल मानते हैं, उनको पुरुष मानते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर लोग हैं, श्वेतांबर, उनका मानना है कि मल्लीनाथ जो है वो फीमेल थे। अब क्या थे ये राज तो उन्हीं के साथ चला गया, लेकिन ये दोनों के अंदर में थोड़ा सा मल्लीनाथ को लेकर जो है दोनों के बीच में जैनिज्म के जो दो सेक्ट है, जो दो पंथ है, दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा, ठीक है, दिगंबर इनको मेल मानते हैं, श्वेतांबर इनको फीमेल मानते हैं।
अब आप लोग बताइए कि जब हमें यही नहीं पता कि ये मेल थे या फीमेल थे, तो इनके बारे में और बहुत सारी जानकारी उपलब्ध होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इतना पता ही नहीं अभी फिलहाल के अंदर में कि वो मेल थे या फीमेल थे। दिगंबर मेल और श्वेतांबर इनको फीमेल मानते। उस पर भी एक क्वेश्चन आया था एक बार। चलिए, विच इज द थ्रेट टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए कौन सा वाला खतरा है? ठीक है, नाम से तो लड़के लग रहे तो यार, वो रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन। ठीक है, मेरे को लगता था कि अश्विन नाम जो है वो लड़की का हो सकता है, अश्विनी टाइप का, तो नाम में, नाम से नहीं पहचाना जा सकता। वो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, ये हरप्रीत वाला। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये भी लड़की होना चाहिए फिर। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह, तो हरमनप्रीत, प्रीत नाम आ गया। ठीक है, फिर ये लड़की होना चाहिए था, लेकिन है तो वो लड़के, तो उससे नहीं पहचान सकते। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला गया पर्यावरण के लिए किससे खतरा, ये लीक पेपर के अंदर में आया था आप लोगों का। ठीक है, जो 15 मार्च को आपका पेपर लीक हुआ था। तो विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट, तो ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए थ्रेट है। प्लांट को बढ़ाने से कोई खतरा थोड़ी होने वाला है, ये तो अच्छी बात है। फसल को बढ़ाने से भी कोई खतरा नहीं होने वाला। पॉपुलेशन को बढ़ाने से जो है खतरा होने वाला है आप लोगों का, पर्यावरण को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए 2700 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 1802 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे आप सभी लोग, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। एनसीईआरटी का एमसीक्यूज है, ये यहां से उठाया था क्वेश्चन। ठीक है, हमारी टीम ने खोज निकाला कि ये क्वेश्चन कहां से बना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में आपके आया, बीपीएससी के टीआरई के 3 के लीक पेपर में, और हमारी टीम ने खोज निकाला कि ये क्वेश्चन कहां से उठाया था। आप देख लीजिए, विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट, ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स। एनसीईआरटी के एमसीक्यूज के अंदर में दिया है, क्लास 6वीं के क्लास चैप्टर नंबर 7 में ह्यूमन सेटलमेंट है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर में। तो ये आप लोगों का दिया हुआ है, और टीचिंग परीक्षा के कोर्स के अंदर में आपको इन सारी चीजों का ध्यान रख के ही पढ़ाया जाता है। चलिए, ये ग्रोइंग पॉपुलेशन आप देख सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ था आपका। नाउ फ्रेंड देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? रक्त एवं लौह की नीति। ठीक है, रक्त और लौह की नीति। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा होता है, रक्त और लौह की नीति का मतलब कि भाई, खून बहाओ, ठीक है, लोहे से लड़ाई करो। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर मैं रक्त और लौह की जो नीति थी आप लोगों की, ठीक है, तो ये जो नीति थी ये बलबन की नीति थी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी उसको फॉलो किया था, लेकिन एक्चुअल में ये जो नीति थी, ठीक है, ये बलबन की नीति थी, रक्त और लौह की नीति। ठीक है, रक्त और लौह, भाई खून बहाओ, लोहे का इस्तेमाल करके, और विजय प्राप्त करो, लड़ाई लड़ो, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाओ। बलबन, बलबन कौन था? दिल्ली सल्तनत के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो पहला वंश था गुलाम वंश, ठीक है, उसके अंदर में एक शासक हुआ बलबन नाम का। ठीक है, बलबन। तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ओके, नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है, बीपीएससी टीआरई 1 के अंदर में पूछा गया, 11-12 के अंदर में, बीपीएससी 65वीं बीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो भाई वापस से पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए बीपीएससी में आया है, टीआरई मतलब 65वीं बीपीएससी में, फिर टीआरई में भी आया है, तो आगे में भी आपसे पूछा जा सकता है। मुगल पेंटिंग का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन जो है आपका एडब्ल्यूएस या फिर आई थिंक आपका ईएमआरएस के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, मुगल पेंटिंग का जेनिथ, मतलब मुगल चित्रकला का जो है चरम युग किसके समय में था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आप लोगों का याद रखना है, आप लोगों ने जहांगीर के समय में था, जहांगीर। ठीक है, सलीम के समय में, जहांगीर के समय में। ओके, अगर आप लोगों से बोला जाए कि वास्तुकला का स्वर्ण युग कब था, अपने चरम पर पहुंच गया था वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला का मतलब होता है आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर, भवन निर्माण की जो पद्धति है वो शाहजहां के समय में थी, लेकिन मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या जेनिथ पर जो पहुंच गया था वो जहांगीर के समय में था। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, जहांगीर के समय में। जहांगीर किसका बेटा था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। मुगल, पहले 5 मुगल राजाओं के नाम बताओ आप लोग, जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से। 20 मिनट भी होने के, 19 मिनट हुए हमारे।
ठीक है 19 मिनट 50 सेकंड, और आप लोग 3000 बच्चे पार हो चुके हैं, ठीक है, और केवल हम लोग यहाँ पर में 33 लाइक्स दूर है 2000 के टारगेट से। जल्दी जल्दी से करते जाएंगे आप सभी लोग, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं पहले 5 राजाओं की बात करूं मुगल बादशाहों की, तो आप लोगों को एक एड आती थी यार, पियर्स की आई थिंक, बाबर का बेटा हुमायूं, ठीक है, हुमायूं का अकबर, अकबर का था जहांगीर, अरे यार, ठीक है चलिए, बाबर का बेटा, ठीक है, हुमायूं, हुमायूं का अकबर, ठीक है, अकबर का जहांगीर, जहांगीर, ठीक है, और जहांगीर का था आप लोगों का, जहांगीर का जो बेटा था वो था शाहजहां, शाहजहां, और शाहजहां का जो बेटा था, ठीक है, वो था, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है, तो ये याद रखना था आप लोगों ने, ओके। चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते थे। मुगल काल के अंदर में पेंटिंग का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, तो जहांगीर के समय काल को कहा जाता है, ये याद रखना आप लोगों ने। अकबर का बेटा था जहांगीर, जिसको सलीम के नाम से भी जानते हो आप लोग, सलीम के नाम से, ठीक है। भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासन काल में फली फूली, ठीक है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का, एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है और डिफरेंट एग्जाम में आया है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो किसके समय काल में फली फूली, ये आप लोग आंसर लगा दोगे, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग लगाओगे इसका आंसर बिना, ठीक है, इसके। चलिए जल्दी जल्दी से बताते रहेंगे आप लोग, और मैं आपको बता दूं आज आप लोगों का जो है फ्रेंड्स बिहार जीके का एक और लेक्चर होने वाला है पेड क्लास के अंदर में, तो जितने भी लोग हैं वो जरूर जुड़िएगा 9:30 बजे, और जो लोग अभी तक जुड़े नहीं है टीचिंग परीक्षा के साथ में वो लोग भी जुड़ सकते हैं, नंबर नीचे चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। चलिए, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू हुई थी, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके अंदर में, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स, अभी थोड़े दिन पहले मैंने कितने लोग पेड क्लास के अंदर में जिसमें हमने जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है, तो आप लोगों को बताना है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें कितना प्रतिशत जो है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर है, आप लोग बताते जाएंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये सारा का सारा बताया है, जितने पेड क्लास के बच्चे उन लोगों को याद हो गया होगा। 3 लेक्चर्स लिए मैंने जी, बिहार स्पेसिफिक लेक्चर भी लिया है, बिहार के लिए एक अलग से लेक्चर लिया है, बिहार की वन वन क्षेत्र को लेकर भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स 1952 में बनी थी, जिसका टारगेट था कि कम से कम, ठीक है, 33% हमारे देश का क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट और ट्री कवर से जो है वनाच्छादित होना चाहिए। बट अभी जो 2023 की रिपोर्ट आई है, जो मैंने पेड क्लास में पढ़ाई भी अभी आप लोगों को 2-3 दिन पहले, ठीक है, और बिहार स्पेसिफिक भी पढ़ाया है, पूरा का पूरा बिहार स्पेसिफिक पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। तो पूरे देश का अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो अभी फिलहाल के अंदर में 25.17% है फॉरेस्ट और ट्री कवर, ठीक है, फॉरेस्ट मतलब वन, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, ट्री कवर मिला के, अगर मैं इसको दोनों को अलग अलग कर दूं, ठीक है, फॉरेस्ट और ट्री कवर को, तो फॉरेस्ट कितना परसेंट हो जाता है हमारा, फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना हो जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना कितना हो जाता है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। 21.76% जो है फ्रेंड्स ये फॉरेस्ट कवर में आ रहा है, ठीक है, और 3.41% जो है वो ट्री कवर में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का प्लस करके ये आ जाता है, तो मेन ये चीज है आप लोगों की, पहला प्रेफरेंस पहले नंबर के ऊपर में ये आएगा क्वेश्चन ऑप्शन, आप लोगों का चांसेस ज्यादा हाई चांसेस इसके है, सेकंड प्रेफरेंस इसको देगा एग्जामिनर, और थर्ड प्रेफरेंस इसको देगा। तो मैंने आपको पहले 3 जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों के, वो मैंने बता दिया आप लोगों को, इसको पूरा डिटेल में हमने पेड क्लास में डिस्कस किया है, क्वेश्चंस के साथ में, रिवीजन के साथ में, आप लोग जरूर देखिएगा उसको, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर करिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 के अनुसार कितना प्रतिशत होना जरूरी है। अभी भी हम लोग जो है फ्रेंड थोड़ा सा पीछे है इसके 33% के टारगेट से, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिए, फॉरेस्ट पॉलिसी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो अभी हमारा फिलहाल में 25.17% जो है ये है फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, जो हमारा टारगेट है, ठीक है, 33% का, उससे पीछे हम लोग, ठीक है। व्हाट शुड बी द डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया कवर, ठीक है, आप लोग पढ़िए जल्दी से और आंसर लगाइए, सेशन को लाइक करते रहेंगे, और जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितनी भी यूट्यूब की पीडीएफ होती है वो सारी की सारी पेड क्लास में उपलब्ध हो जाती है, तो वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हो, जिन लोगों ने टीआरई 4 का कोर्स ले लिया वो लोग, ठीक है, उसकी टेस्ट भी मिल जाती है आपको वहां पर। तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 33%, ठीक है, 33%। ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है आप लोगों के, आप खुद ही देख सकते हो। अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट विच वन इज द क्रोनोलॉजिकली फर्स्ट वन, चलो ये भी बढ़िया है क्वेश्चन।
इनमें से कौन सा वाला सबसे पहले हुआ? पोल दे दिया जाए प्लीज टीम, देखते हैं हम लोग कि कितने लोग इसका आंसर लगा पाते हैं। बिल्कुल दिव्या कुमारी जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। बिहार के अंदर में 8% है और पूरा का पूरा हमने देखा है बिहार का। जी, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नॉलेज कैप्सूल जो है आप लोगों का, ठीक है, उसकी टेस्ट है 7 तारीख को। तो सभी के सभी बच्चे मुझे लगता है तैयार हो गए आप लोग 7 तारीख की टेस्ट के लिए। नॉलेज कैप्सूल की अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स व्हिच वन इज द क्रोनोलॉजिकली द फर्स्ट वन? क्रिप्स मिशन जो है फ्रेंड्स, ये भारत के अंदर में कब आया था? क्रिप्स मिशन ये आया था भारत में 1942 के अंदर में, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। ठीक है, इसी के फेल होने की वजह से हमारे भारत के अंदर में क्या हुआ था? ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीआरई 3 के लीक पेपर के अंदर में शायद से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो क्रिप्स मिशन के फेल होने की वजह से। होम रूल लीग जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है 1916 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 में स्टार्ट हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो है ये हुआ था 1931 के अंदर में, 1931 के अंदर में। अब आप बताइए कि इनमें से सबसे पहले क्या हुआ? नन ऑफ दी अबव का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, ओके, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा पहले। बताइए इनमें से सबसे पहले क्या हुआ? तो इनमें से सबसे पहले जो है ये होम रूल लीग वाला जो है मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपका। बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था होम रूल लीग एक, और एक स्टार्ट किया था, ठीक है, आपके एनी बेजेंट ने। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा? जल्दी बताइए आप लोग। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, ठीक है, तो देखिए सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कौन सा? नियाग्रा फॉल्स, ठीक है, बोयोमा फॉल्स, एंजल फॉल्स, कोने फॉल्स, या नन ऑफ दी अबव? तो एंजल फॉल्स जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का सबसे जो है वो ऊंचा जलप्रपात है। आप लोगों को याद रखना है कि ये एंजल फॉल्स जो है वेनेजुएला, साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर में मौजूद है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर में है। उसके बाद में नियाग्रा फॉल्स जो है ये कहां पर में है? कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है नियाग्रा फॉल्स। तो नियाग्रा फॉल्स कौन से महाद्वीप में पड़ेगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर। विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है, ये अफ्रीका के अंदर में सबसे ऊंचा फॉल है। ठीक है, विक्टोरिया फॉल, और ये आपको मिलेगा जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप लोग याद रख लीजिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड है ये पॉइंट, आपके एनसीईआरटी के अंदर में दिए हुए, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो आप लोगों का एनसीईआरटी के अंदर में डू यू नो में दिया हुआ है। और आप लोगों के पेड क्लास के अंदर में डू यू नो सीरीज आप लोगों को दी गई है जो है फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब एड ऑन के तौर पर टीचिंग परीक्षा की तरफ से गिफ्ट के रूप में आपको आपके कोर्स के साथ में। ठीक है, जिसमें हजारों क्वेश्चंस है। क्या आप ये मान सकते हो कि आपकी केवल 11वीं कक्षा की ज्योग्राफी के ऊपर में आप लोगों के 1400 से ज्यादा क्वेश्चंस ऐड किए गए? 1400 प्लस क्वेश्चन सिर्फ एक क्लास के ऊपर में। मतलब इतने क्वेश्चंस आपके, मतलब अगर मैं आपको सिर्फ एक क्लास की एक बुक की बात करूं मैं आपसे, 1400, और आपका कोर्स जो है उससे भी कम का है, तो आपका तो 1 रुपए से भी कम का क्वेश्चन पड़ रहा है, और हजारों क्वेश्चन, मतलब 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपके डू यू नो सीरीज में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, मतलब आपका 10 पैसे से भी कम का पड़ रहा है एक क्वेश्चन, प्लस कोर्स आपका वो है, तो उसमें भी अगर मैं जोड़ लूं तो 1 पैसा। ठीक है, 1 पैसे से भी कम अगर मैं जोड़ लूं आपको कि आपको बिहार के अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स जो है वो उपलब्ध करा दिए गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन अवेलेबल करा दिए गए, तो आधा पैसा। ठीक है, इतना इतना कम के अंदर में इतना क्वालिटी, जिसने पूरा का पूरा पढ़ लिया ना वो कभी फेल नहीं हो सकता। इवन वो फर्स्ट रैंक लाने की ताकत रखता है। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात है? न्यूनतम लिंगानुपात। कोर्स कैसे लेना होगा? दिलीप कुमार जी, देखिए नीचे में नंबर चल रहा है आपका। ठीक है, उसके ऊपर में कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, जैसे नंबर चल रहा है 7611101101 9697884444, उस पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए आप। ठीक है, या फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ठीक है, सबसे आसान। ठीक है, आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, ये आप देख लीजिए यहाँ पर में। जैसे मान लो आप ये फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है आपने। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर में, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करोगे आप, जैसे ही क्लिक करोगे आप एक पेज पर जाओगे, वहां पर सारे कोर्सेस आपके दिए गए, जो जो भी कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, उन कोर्सेस में से जो भी कोर्स आपको चाहिए उस पर क्लिक करिए। ठीक है,
उसमें से जो भी कोर्स चाहिए उस पर क्लिक करोगे आप, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने पूरा का पूरा एक वेब पेज खुलकर आ जाएगा उस कोर्स का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पीआरटी का लेना है आपने, बाय नाउ पे क्लिक करना है आपने। बाय नाउ पे क्लिक करके इन सारी चीजों को भरना है आपने। 4 चीजें हैं, 4 चीजों को भरना है डिटेल के अंदर में। जैसे ही आपने भरा, ठीक है, आपको बाय नाउ के ऊपर में क्लिक करना है। आप आगे बढ़ोगे, वेब पे आप पेमेंट गेटवे पे जाओगे, पेमेंट करोगे और पेमेंट करते ही आपका कोर्स जो है वो आपके अकाउंट के अंदर में ऐड हो जाएगा। इतना आसान है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, बेगूसराय, ठीक है, ये आप लोगों के सबसे कम वाले। मुंगेर जिले के अंदर से कोई है यहाँ पर? मैं मुंगेर से, मुंगेर, ठीक है, तो मुंगेर जिले से अगर कोई है तो आपके यहाँ पर मैं बता दूं कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले में केवल और केवल 876 लड़कियां है। 876 लड़कियां, केवल और केवल 876 लड़कियां। ओके, उसके बाद में अगर मैं भागलपुर की बात करूं, भागलपुर से है कोई यहाँ पर? में आप लोगों का हाथ ऊपर कर दीजिए, ठीक है, या आपका कोई रिश्तेदार रहता हो इन दो जिलों में, ठीक है, तो 880 जो है लिंगानुपात है इसका। वही अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कहां पर में है जो है लिंगानुपात आपका, तो गोपालगंज के अंदर में हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है, हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 1021 लड़कियां है। वही सिवान की बात करेंगे हम लोग तो हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 988 लड़कियां है। ठीक है, तो कौन से दो जिले ऐसे हैं या कौन सा जिला या कौन से जिले ऐसे जहां पर में न्यूनतम लिंगानुपात है? ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका मुंगेर और भागलपुर के अंदर में। ठीक है, मुंगेर और भागलपुर। अर्नव बोल रहे हैं शादी कैसे होगा बाकी लड़कों का? ठीक है, तो अर्नव बाकी लड़कों की शादी जो है वो नहीं होंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, नहीं होंगी भाई उन लोगों की। उन लोगों को जो है, जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, जो एग्जाम क्लियर करेगा या जॉब पे लगेगा या जो आगे बढ़ेगा, अपने आप को काबिल बनाएगा, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो वाली बात रहेंगी यहाँ पर में। चलो नाउ फ्रेंड्स, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव अगर लेकर आना है तो कितनी सदस्य संख्या चाहिए होंगी? मान लो कि आपको सरकार के खिलाफ, आपको लग रहा है कि सरकार के पास में लोकसभा के अंदर में मेजोरिटी नहीं है और सरकार, लोकसभा का विश्वास सरकार के ऊपर में अब नहीं रहा, सरकार गिर सकती है, तो अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है कि भाई अगर जो है 200 जो है 72 सीट, 272 वोट सरकार को नहीं मिले अगर, ठीक है, तो सरकार गिर जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव अगर लेकर आया गया तो। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि उठे सुटे और ला लिए। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य जो है वो रेडी होने चाहिए, तभी जाके लाया जा सकता है। तो 50 सदस्य जो है फ्रेंड्स कम से कम रेडी होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव अगर लेकर आना है आपने तो। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो लोकसभा में लाया जा सकता है। पहली बात, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लिखो सबसे पहले सभी लोग, आप लोग जल्दी से यहाँ पर में, केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में। उसके बाद में भी कितने लोगों का, लोकसभा के कितने लोग चाहिए? कम से कम 50 लोग जो है उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए पहले, ठीक है, फिर लेकर आया जा सकता है। इसका कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल नंबर 75 जो है वो ये कहता है कि जो सरकार होंगी वो होंगी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी, बट उसमें कहीं पे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का उल्लेख नहीं है। केंद्र सरकार लोकसभा के प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगी, ये लिखा है 75 के अंदर में। नो कॉन्फिडेंस मोशन का उल्लेख नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा की रूल बुक में दिया गया है, रूल नंबर 198 के अंदर में, लोकसभा के रूल नंबर 198 में दिया गया है। अच्छा, अगर मान लो एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, ठीक है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया, पास नहीं हो पाया, सरकार जीत गई, सरकार को मिल गए, तो क्या अगले महीने वापस से ला सकते हैं अपन लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन? हाँ या ना, जल्दी बताओ आप लोग। वो जगदीप धनखड़ का जो है वो अलग है, वो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन है। इम्पीचमेंट मतलब उनके, उनको उनके पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, उसके लिए वो लाया गया। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो इम्पीचमेंट मोशन है। ये सरकार को हटाने के लिए रहता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में। ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। आपको 6 महीने तक नहीं ला सकते। 6 महीने मतलब एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया आपने और गिर गया, वो नहीं पास हो पाया, तो 6 महीने तक नहीं लाया जा सकता आपका वापस से नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए। 2 दशकों के बाद दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर महात्मा गांधी भारत में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ और कब प्रकट हुए? सार्वजनिक रूप से कहाँ प्रकट हुए, मतलब पहली बार सबके सामने आए बड़े लेवल के ऊपर में और भाषण दिया अपना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस यूनिवर्सिटी जो थी उसका उद्घाटन समारोह था 1916 के अंदर में।
ठीक है, वहां पर में गांधी जी ने भाषण दिया था, ये उनका पहला सार्वजनिक उपस्थिति थी बड़े लेवल के ऊपर में। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से जी। तो देखिए हमारे पास में जो है 70th बीपीएससी का री एग्जाम का पेपर भी आ चुका है। कितने लोग चाहते हैं कि कल जो है मैं पूरा का पूरा पेपर आप लोगों को करवा दूं री एग्जाम वाला? अगर आप चाहते हो तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, मैं आप लोगों को वो भी करवा दूंगा पूरा का पूरा पेपर। ठीक है, तो आप उस सेशन को लाइक जरूर कर देना। कल मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और पूरा का पूरा पेपर और उस पर आधारित जो प्रश्न और बन सकते हैं, भाई बीपीएससी जो क्वेश्चन बना सकता है हम उससे भी जो है बेहतर लेवल के और क्वेश्चन बनाएंगे। सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए सबसे पहले अभी, और कल वाले सेशन को भी लाइक कर देना है पहले ही। ठीक है, 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं मेरे सेशन स्टार्ट होने से पहले, कि जैसे मैं सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले कम से कम 1000 लाइक्स हो जाने चाहिए। आप लोग हर एक बच्चा, आप लोग खुद भी देखना कि बाकी लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, हर एक बच्चा ये ऑब्जर्व करना कि कितने लोग लॉयल होते हैं और वो बात मानते हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर में जो फ्री क्लास होती है उसके ऊपर में कितने लोग जो है वो सच में जाकर रिस्पॉन्स देते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा और आपकी भी आंखें खुल जाएंगी कि क्यों फिर जो है आपका जो बच्चे हैं पेड क्लास वाले बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको वैल्यू होती है जब वो पेड क्लास लेते हैं पढ़ते हैं वहां पर, तो उनको वैल्यू होती है उस चीज की। ठीक है, तो आप सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, उस सेशन के ऊपर में जाएंगे और उस सेशन को जो है वो लाइक कर देंगे आप सभी के सभी। मैं पूरा का पूरा पेपर जो है आप लोगों को जरूर करवा दूंगा। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, सिलेक्शन लेना है तो टीचिंग परीक्षा से जुड़ना है। वेरी गुड, किसी ने लिखा था अभी यहाँ पर में, बहुत बढ़िया। श्रुति मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। चलिए नाउ फ्रेंड, तब तक जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में। तो पहली जो है वो गांधी जी की सार्वजनिक जो है बीएचयू में जो है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर में उन्होंने दिया था। अब एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? ठीक है, बताइए जल्दी से कौन सा देश है अमेजोन नदी बेसिन का हिस्सा है? देखिए अमेजोन नदी जो है आप लोगों को पता है फ्रेंड की दक्षिणी, ठीक है, जो अमेरिका महाद्वीप है वहां से बहती है। ठीक है, और उसकी जो सहायक नदियां है और उन सहायक नदियों की भी जो सहायक नदियां है वो जो एरिया कवर करती है ना, उस एरिया को बेसिन कहा जाता है। ठीक है, अमेजन नदी बेसिन दुनिया का सबसे जो है फ्रेंड्स आप लोगों की याद रखना है, आप लोगों ने बड़ा रिवर बेसिन नहीं है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया जो कवर करता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से, चिली नाम का जो देश है वो यहाँ पर में है, चिली नाम का जो देश है वो नीचे में यहाँ पर में इधर में है। ठीक है, अर्जेंटीना की बात करूंगा तो अर्जेंटीना भी इधर साइड में है नीचे में। ठीक है, अर्जेंटीना, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते आपके आपके चिली और अर्जेंटीना। ठीक है, वेनेजुएला जो है फ्रेंड्स ये इधर में मौजूद है, आप लोगों का ये इधर साइड में वेनेजुएला नाम का देश है इधर में, तो वेनेजुएला है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, वेनेजुएला ये याद रखना है आप लोगों ने कि उसका है। ठीक है, वेनेजुएला। तो चिली नीचे में है, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे कि भाई वहां तक तो जाती ही नहीं नदी, नदी तो ऊपर से जाती है, तो चिली का सवाल ही नहीं उठता। अर्जेंटीना भी नीचे में है। ठीक है, अर्जेंटीना का भी सवाल नहीं उठता क्योंकि नदी का बेसिन जो है वो ऊपर में है। ठीक है, ऊपर में, तो वेनेजुएला नाम का जो देश है ना वो आता है इसमें, वेनेजुएला वो कवर करता है अमेजोन बेसिन के अंदर में। ठीक है, चिली जो है वो कहां पर में, नीचे में है, चिली नाम का जो देश है वो नीचे में है, अर्जेंटीना भी नीचे में। थोड़ा सा मैप के थ्रू आपको कॉन्टिनेंट वाली जो क्लासेस है ना पेड क्लास के अंदर में, आप लोगों की जो कॉन्टिनेंट वाली क्लास हो रही है, अगर आप वो देखोगे ना तो उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, उसमें पूरा का पूरा आपको पढ़ाया है अच्छे से कॉन्टिनेंट वाली क्लास के अंदर में, पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को। ठीक है, डू यू नो वाली क्लास पेड कोर्स में कहाँ मिलेगा? मनीषा दुबे जी, आपको जो है ना आपका जब आप जो है माई कोर्सेस में जाओगे तो माई कोर्सेस के अंदर में एक आपका एक कोर्स ही ऐड कर दिया गया है डू यू नो सीरीज का। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए, ठीक है, एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है करंट अफेयर, टीचिंग परीक्षा करंट अफेयर के नाम से। उसकी लिंक आपको जो अभी आप जिस सेशन पे जाओगे ना उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो उस सेशन पे जाइएगा, उस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफाई मी का बटन दबा दीजिए, दबा देंगे आप लोग। कल मैं पूरा का पूरा सेशन आपको करवाऊंगा, कल 70 बीपीएससी का री एग्जाम का जो पेपर हुआ पूरा का पूरा आपको करवाऊंगा। ठीक है, और इसी के साथ में आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स जो उस पर और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और जो बच्चे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम कंटेंट के साथ में सिलेक्शन चाहते हैं, वो नीचे में जो नंबर चल रहा है आपका, ठीक है, 7611101101 9697888844, इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीम आपकी मदद कर देंगी, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर चले जाइए आप लोग। ओके, सारे जहां से अच्छा टीचिंग परीक्षा, मोनिका शर्मा जी ने भी एक लाइन बहुत अच्छी की है, नहीं लो बीपीएससी को बिल्कुल हल्का, जुड़ो भाई सब केवल टीचिंग परीक्षा, क्योंकि यही मचा है पढ़ाई में तहलका। आशीष कुमार ओझा जी ने भी बढ़िया लाइन मारी है।
और मोनिका शर्मा जी ने भी, सारे जहां से अच्छा टीचिंग परीक्षा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट जो है वो जो रेफर कर रहे हैं आपको, जो वो दे रहे हैं, वही सबसे उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।